Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इससे पहले की जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपन बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। उसका जनरली हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, एलिमेंट कौन से पीरियड में होते हैं, कौन से ब्लॉक में होते हैं, कौन से ग्रुप में होते हैं, वो अपन स्टडी कर ली। और इससे पहले की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको परमाणु त्रिज्या और आयनन त्रिज्या के बारे में डिस्कशन किया था। आज की जो अपनी क्लास होगी, इस क्लास के अंदर बच्चों अपन स्टडी करने वाले आयनन विभव के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे आयनन विभव, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। तो ये बच्चों आज का अपना टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक 11th क्लास की पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आता है और 12th क्लास के अंदर भी डी ब्लॉक में आता है। तो आज अपन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सबकी आयनाइजेशन यदि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आयनन विभव क्या होता है। तो देखो क्या होता है, उदासीन या विलगित, उदासीन या विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे बोला जाता है आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। मैं रिपीट कर देता हूं, उदासीन या विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए, ये यहाँ पे लिया मैंने गैस स्टेट के अंदर और यहां से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी को देना पड़ता है, इसलिए आयनन विभव का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है ना, ये भी गैस स्टेट में जाएगा और यहां पर आ जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सवाल है अपन इसको उदासीन विलगित गैस से क्यों बोला। देखो अपन ने यहां पे बोला है, इसका मतलब उदासीन, ये तो हो गया आपका उदासीन, उदासीन या विलगित। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उदासीन या विलगित गैसीय परमाणु के, गैसीय परमाणुओं के, गैसीय परमाणुओं के बाह्यतम कोश से, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। ये तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अपन को बच्चों इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड सीखना है। जैसे सबसे पहले सीखना है अपन ने इसको उदासीन क्यों बोला, तो अपन को पता होना चाहिए अपन ने उदासीन क्यों बोला। उदासीन बोलने का मतलब है कि ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। देखो आप, ये जो एटम है इसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। देखो विलगित का मतलब क्या होता है, विलगित का मतलब होता है सिंगल एटम की बात करते हैं अपन, किसी बात करते हैं सिंगल एटम का। तो विलगित का यहाँ पे मतलब होता है सिंगल एटम। और अपन जानते हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, सिंगल के रूप में होते हैं। यहां पर अपन सॉलिड को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, जो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए सिंगल की बात करते हैं तो हम विलगित लेते हैं। गैसीय परमाणु क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गैसीय परमाणुओं के बीच में क्या होता है, तो सिंगल होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो कोई भी उदासीन या विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। अगर अपन देखें, क्योंकि आयनन ऊर्जा डेल एच का मान होता है, जैसे डेल एच का मान निकालते हैं अपन, तो जनरली ये एंथैल्पी परिवर्तन है, यानी कि ऊर्जा, यह है अपना एंथैल्पी चेंजेस, एंथैल्पी परिवर्तन ये वाला है। तो इसका मान क्या हो सकता है, इसके दो मान हो सकते हैं, या तो मान होगा नेगेटिव या फिर इसका मान होगा पॉजिटिव। अपन जानते हैं जब नेगेटिव, जब पॉजिटिव होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो अपन बोलते हैं ऊर्जा अवशोषित होती है। देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिक,
जब तक अपन को किसी टॉपिक का बेसिक नहीं आता है अपन उस टॉपिक के बारे में बेस्ट वर्ड्स या बेस्ट लाइन नहीं लिख सकते। अब जब अपन जानते हैं जब ऊर्जा अवशोषित होती है तो नॉर्मली उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये हो जाएगी अपने ऊष्माशोषी। ठीक है, इधर चलते हैं। अगर नेगेटिव आने का मतलब होता है कि जो आपकी ऊर्जा है ना वो उत्सर्जित हो रही है, तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा क्या हो रहा है बच्चों, उत्सर्जित हो रही है, तो ऊष्मा उत्सर्जित। और जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है ध्यान रखना वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये तो अपन इसके बारे में डिस्कशन किया है। अब अपन को यहाँ पर ये सीखना है कि जो आयनन विभव होता है, एक्चुअली में आयनन विभव में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी हमको देनी पड़ती है। इसलिए ओवरऑल आयनन जो विभव होता है या आयनन जो ऊर्जा होती है उसका मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि आयनन जो विभव होगा वो जनरली कैसा होगा, वो जनरली पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर अपन जनरली इसके यूनिट के बारे में डिस्कशन करें, अगर बच्चों अपन इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इसकी यूनिट या तो निकाल लो आप इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। अगर आप इलेक्ट्रोवोल्ट को चेंज करना चाहें तो आप निकाल सकते हो किलोजूल पर मोल। तो जनरली अपन किलोजूल पर मोल के अंदर और इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम के अंदर भी क्या कर सकते हैं, आयनन विभव को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन एक बात जानते हैं, अपन ने पढ़ रखा है कि जनरली आवर्त में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है। जनरली अगर अपन आवर्त की कहानी सुने, जैसे इधर तो है आवर्त, ये अपन आवर्त की कहानी सुन रहे हैं कि एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल में आवर्त और वर्ग में क्या क्या होता है, ये दोनों बातें हमें पता होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर अपन आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, जनरली परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है, एक इकाई की वृद्धि होती है। बताओ सही है बात गलत है, सही है ना। अगर अपन इधर चलेंगे तो क्या होगा, +1 की वृद्धि होती है। तो मैंने क्या बोला, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है। अतः एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन के आने के कारण क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण बल अधिक प्रभावी होता है। नाभिकीय आकर्षण बल अधिक प्रभावी होता है। बताओ सही है बात गलत है। तो अधिक प्रभावी होने के कारण क्या होगा, डायरेक्ट सीधा नाभिकीय आकर्षण बल का मान जैसे अधिक होगा तो क्या होता है, परमाणवीय आकार घटता है। अब बताओ परमाणवीय आकार घटता है तो नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस घट गई। ठीक है ना, आकार घटता है। अतः बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जनरली क्या होगा, जनरली अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इस कारण आवर्त में IE का मान बढ़ता है। पढ़ो एक बार क्या लिखा है मैंने। तो बच्चों ये अपन ने जो कहानी पढ़ी है अपन ने आवर्त में, एक्चुअली में अपन आयनन विभव का बेसिक सीख रहे हैं और बेसिक में अपन सीख रहे हैं कि एक्चुअली में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो देखो ये तो कहानी आवर्त की हो गई। अगर अपन वर्ग की बात करें, देखो अगर अपन यहाँ पे वर्ग की बात करते हैं तो एक्चुअली वर्ग में नीचे आने पर क्या होता है इसका हमें पता होना चाहिए। तो अपन ने पढ़ रखा है कि वर्ग में जैसे अपन ऊपर से नीचे आते हैं, देखो मैंने लिखा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, नंबर 1 बात,
भिन्न भिन्न कोशों में, पहली बात, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, कोशों की संख्या में वृद्धि होती। पहली बात याद रखना है आपको, कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। बताओ सही है कि बात, वृद्धि होती है। अतः भिन्न भिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या हो जाएगा, नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है। फलस्वरूप बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगा, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप IE का मान, आयनाइजेशन एंथैल्पी ना, IE का मान क्या होगा बच्चों, IE का मान घटता है। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं वर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आकार, जो कि क्या होता है, बढ़ता है। अब बच्चों ये अपन ने वर्ग और अपन ने क्या करा है, आवर्त की कहानी लिख दी। ये दोनों बातें हमें जनरली पता होना चाहिए। एक्चुअली आयनन विभव का आवर्त में क्या कहानी है और वर्ग में क्या कहानी है। अब इस केस के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन एस ब्लॉक के बारे में। तो एस ब्लॉक, फिर आते हैं पी ब्लॉक और फिर आते हैं अपन डी ब्लॉक की कहानी। तो अगर सबसे पहले अपन आवर्त की बात करते हैं तो फर्स्ट आवर्त में अपने दो एलिमेंट्स आते हैं, एक हाइड्रोजन आता है, एक हीलियम आता है। तो अपन जानते हैं जो नोबल गैसें होती हैं, नोबल गैसों के आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होता है। एक तो स्टेबल है, तो स्टेबल होने के कारण क्या होता है, अपन उनके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होता है, अपन को अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या होते हैं, उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आगे चलते हैं अपन, है ना। मेरे ख्याल से ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि एक्चुअली में आवर्त में क्या होता है और वर्ग में क्या होता है, ठीक है। अब चलते देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो अपन नॉर्मली जानते हैं कि इस तरफ तो क्या आएगा, अपना एस ब्लॉक आता है, ठीक है ना, याद है आपको। और थोड़ा सा अगर अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो नॉर्मली यहां पर अपन लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, और इस तरफ अपन लिखते हैं पी ब्लॉक। क्योंकि अपना टॉपिक क्या है, अपना लेसन चल रहा है डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अपन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है ना। ये रहे आपके संक्रमण तत्व, ये अपने संक्रमण तत्व हैं, ठीक है ना। ये रहा है अपने पी ब्लॉक, और अगर बात करें तो ये होते हैं अपने एस ब्लॉक। तो आपको ये सीखना है, देखो डी ब्लॉक आगे आ रहे हैं, एस ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक आगे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि संक्रमण तत्वों के IE के मान देखो क्या होंगे, यहां पर आ जाओ, इस जगह पर हो आप, देखो यहां पे। तो संक्रमण तत्वों के जो IE के मान होते हैं वो एस ब्लॉक की तुलना में तो ज्यादा होंगे, है ना, लेकिन पी ब्लॉक की तुलना में क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि अपन आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं, जरा ये रहेगा याद। तो संक्रमण तत्वों के IE के मान एस ब्लॉक के तत्वों से, IE के मान एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होंगे, एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक, सही है, एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक। लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में क्या होते हैं, तुलना में IE के मान, तुलना में IE का मान कम होता है। आ रही बात समझ में, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। इस कारण संक्रमण तत्व एस ब्लॉक की तुलना में कैसे होंगे, कम विद्युत धनी
कम विद्युत धनी तथा पी ब्लॉक की तुलना में बच्चों कैसे होंगे, अधिक विद्युत धनी होते हैं। ये तो हो गई अपन ने पीरियोडिक टेबल की कहानी, ठीक है ना। तो संक्रमण तत्व कहां पर आते बच्चों, संक्रमण तत्व आते बीच में। तो बीच में आने के कारण क्या होते हैं, इनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट से ज्यादा होगी, और चूंकि आगे आ रहे हैं तो पी ब्लॉक के तत्वों से कम होगी। तो यही कारण है कि आपके जो संक्रमण तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक की तुलना में कम विद्युत धनी होते हैं, और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी तुलना में क्या होते हैं, अधिक, पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक विद्युत धनी होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक की तुलना में अधिक विद्युत धनी, ठीक है। अब बच्चों अपन बात करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्या होंगे, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर क्या होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो n-1d उपकोष में प्रवेश करता है। तो एक तरफ तो नाभिक के आकर्षण बढ़ता है और दूसरी तरफ उसको बैलेंस करने वाला परिरक्षण प्रभाव भी आ जाता है। तो परिरक्षण प्रभाव और नाभिक के आकर्षण के कारण अपन ने पढ़ा था कि आकार में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो उस परिवर्तन के कारण क्या होता है, 3D श्रेणी में जो आपके आयनन विभव होते हैं उनमें नियमित परिवर्तन नहीं होता है। ये अपन को यहां पर सीखना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम डिस्कशन कर रहे हैं 3D एलिमेंट्स के बारे में। 3D एलिमेंट्स इन्हें बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। ध्यान रखना क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, प्रथम संक्रमण और श्रेणी। अब इसकी कहानी समझ लो पूरा, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं पता है ना आपको, मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखो कौन कौन से आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहाँ पर आएगा आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, बीच बीच के याद कर लो, इसके 25 होता है और इसका होता है 30। अब देखो अपन इस तरफ चल रहे हैं, यानी कि पीरियड की कहानी चल रही है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, आवर्त पढ़ रहे हैं, यानी कि पीरियड की कहानी पढ़ रहे हैं। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा है कि पीरियड के अंदर आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, उसके कारण क्या होता है, नॉर्मली आयनन विभव का मान भी बढ़ेगा। लेकिन बच्चों इसमें खास बात क्या होती है, अपने परमाणु त्रिज्या पढ़ी थी कि परमाणु त्रिज्या में अलग अलग परिवर्तन होते हैं, है ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपके n-1d कक्षक में आता है वैसे वैसे नाभिक के आकर्षण और जो परिरक्षण प्रभाव होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसलिए क्या होता है, 3D श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव के मान में क्या होगा, आयनन विभव के मान में वृद्धि तो होती है, लेकिन वो वृद्धि क्या होती है, बहुत लिमिट में होती है। कैसे, मैं ले देता हूं। देख अपन ने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, अपन ने पढ़ा था कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या पढ़ा था कि सर जी नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, जिससे क्या होगा, जिससे IE का मान भी बढ़ता है। सही है बात, IE का मान बढ़ता है। चलो ये कहानी खत्म हो गई। अब क्या होता है, अब दूसरी कहानी क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ही नहीं ना, और मैं ये लैंग्वेज बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि हवा की बातें हवा में नहीं उड़े। आप लैंग्वेज को पढ़ के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना और फिर अपने क्वेश्चंस करना, ताकि एक अच्छी लैंग्वेज भी लिख सको और आपके मार्क्स पूरे आ सके। तो जैसे जैसे क्या होता है, नॉर्मली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करता है तो नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आकर्षण बल तथा परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत प्रभाव डालते हैं,
विपरीत प्रभाव डालती हैं। चलो उससे क्या होगा, डालते हैं, मतलब अगर परिरक्षण ज़्यादा होगा तो नाभिकीय आकर्षण कम होगा, और नाभिकीय आकर्षण ज़्यादा होगा तो परिरक्षण कम होगा। प्रभाव डालते हैं, फलस्वरूप प्रथम संक्रमण श्रेणी में आयनन विभव के मान में वृद्धि तो होगी, आयनन विभव के मानों में वृद्धि बहुत सीमित होती है। कैसी होती है, लिमिट में होती है। भाई अपन जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलूंगा तो नॉर्मली मेरे आयनन विभव का मान तो बढ़ेगा, लेकिन जो वृद्धि हो रही ना बच्चों बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। ये तो अपन इसका फैक्ट देख लिया। अब बच्चों अपन 4 एलिमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले ले रहा हूं मैं क्रोमियम। देखो क्रोमियम है ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 में लास्ट का लिख रहा हूं, ठीक है। चलो साहब, क्रोमियम से अपन बना रहे हैं क्रोमियम प्लस। तो क्रोमियम प्लस का मतलब है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, या आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहां पर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 ठीक है। इसके बाद फिर मैं दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो चार्ज क्या जाएगा, अब की बार जाएगा चार्ज प्लस के 2, और लेकिन अब की बार जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d4 और 4s0 जाएगा। तो यहां पर अपन को प्राप्त होगा फर्स्ट डेल H1 का मान, और यहां पर प्राप्त होगा अपन को डेल H2 का मान। अपन चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हो IE1 का मान, और यहां मिल रहा है मुझे IE2 का मान। बताओ सही है क्या। अब देखो बच्चों, अगर अपन डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी जो आपके होते हैं इसमें 2 बातें होती है। एक तो होता है D5, अगर किसी के पास D5 और जनरली किसी के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो अपने सीखते हैं या सीख रखा है अपन ने कि D5 जो होता है बच्चों उसे बोलते हैं अर्धपूरित, क्या बोलते हैं उसको, अर्धपूरित विन्यास। और D10 की बात करें तो जनरली D10 को बोलते हैं पूर्ण पूरित विन्यास। तो अपन ये भी जानते हैं कि अर्धपूरित और जो पूर्ण पूरित विन्यास होते हैं जनरली कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो नॉर्मली ये भी स्टेबल है, और अपन जानते हैं अगर कोई स्टेबल होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस केस में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी ज्यादा होता है। तो आप यहां देखो, आप अगर अपन यहां देखें तो देखो यहां पर मेरे D5 आ रहा है, तो अपन जानते हैं D5 कैसा होगा, आपके अर्धपूरित होगा। इधर भी D5, लेकिन आप इस तरफ देखो लास्ट के, आप तो लास्ट का देखो, यहां पर मेरा 4s1 है, और अपन जानते हैं s1 न तो अर्धपूरित होता है न पूर्ण पूरित होता है। तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन, देखो यहां से, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। सही है, बताओ गलत है, ठीक है ना। तो आसान होगा तो मतलब इसका मान तो कम हो जाएगा, मतलब यहां पर IE का मान तो नॉर्मली, IE1 का मान तो आपके नॉर्मली क्या है, कम। चलो आगे चलते हैं, यहां चलते हैं साहब। ये जो आपको दिख रहा है D5, ये D5 होता है नॉर्मली अर्धपूरित, क्या होता है, अर्धपूरित। और अपन जानते हैं अर्धपूरित कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, स्टेबल। तो बच्चों यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल, निकालने के लिए आपको चाहिए अधिक ऊर्जा। तो नॉर्मली यहां पर अधिक ऊर्जा है, तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मली IE2 का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नॉर्मली IE2 का मान ज्यादा हो रहा है IE1 से। सवाल आता है, क्रोमियम का प्रथम आयनन विभव का मान कम होता है जबकि द्वितीयक आयनन विभव का मान अधिक होता है, क्यों। तो आप लिखोगे क्रोमियम के द्वितीयक आयनन विभव का मान अधिक होता है क्योंकि क्रोमियम में द्वितीय इलेक्ट्रॉन D5 अर्धपूरित स्टेबल विन्यास से निकालना होता है। अतः नाभिकीय आकर्षण यहां अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्रोमियम के द्वितीयक आयनन विभव का मान अधिक होता है। और प्रथम में तो क्या होता है, विन्यास स्टेबल है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों ये तो क्रोमियम की कहानी हो गई। सेम अपन एग्जांपल और लेते हैं, चलो अपन यहां पर एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे क्या होगा, थोड़ी क्लियरिटी और हो जाएगी। आई होप आपको आयनन विभव अच्छे समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, देखो अगला जो केस है बच्चों, अपन लेते हैं मैग्नीज का। अपन जानते हैं मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। मैग्नीज से मैं बनाने वाला हूं, एक तो बनाने वाला हूं Mn+, और आगे चलूं एक बनाने वाला हूं Mn+2। आप चाहें तो आगे और बना सकते हैं, आपके हाथ में, आप बना रहे हैं अगली बार Mn+3। ठीक है, चलो 25 का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो लास्ट क्या हो जाएगा 3d5 4s2, है ना। अब आप देखो, आप यहां पर आपको आएगा सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE का 1, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो जाएगा यहां पर तो हो जाएगा 3d5 4s1। फिर आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना हो जाएगा IE2 का मान। ठीक है ना, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5 4s0। फिर आप अगला इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे तो नॉर्मली आपके पास क्या आएगा IE3 का मान, तो यहां पर क्या होगा 3d4 और 4s0। अब आप देखो राज की बात, यहां पर अपन जानते हैं H2 कैसा होता है सर जी, H2 होता है पूर्ण पूरित, और अपन जानते हैं जो पूर्ण पूरित होता है वो कैसा होता है स्टेबल। मतलब यहां से तो 4s2 स्टेबल पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि नॉर्मली IE1 का मान ज्यादा है, तो IE1 का मान क्या हो जाएगा आपके पास अधिक हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। फिर आ गया द्वितीयक में, तो बेटा द्वितीय तो कम हो जाएगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है। अब इजीली निकलता है क्योंकि नॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो नॉर्मली अपने क्या होता है IE2 का मान हो जाएगा कम। लेकिन अगर अपन IE3 की बात करें तो देखो वापस D5 आ गया, और अपन जानते हैं D5 कैसा होगा अर्धपूरित कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है अर्धपूरित विन्यास से भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये स्थायी विन्यास है। तो यहां पर IE3 का मान भी क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब अपन तुलना कर रहे हैं सबसे पहले इन दोनों की, तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, अपन जानते हैं नॉर्मली IE1 का मान ज्यादा हो जाएगा, किससे हो जाएगा IE2 से। फिर अपन दोनों तुलना कर रहे हैं, इससे तुलना करते हैं तो इसकी तुलना में इसका ज्यादा है, तो अपन जानते हैं यहां पर क्या होगा IE3 का मान ज्यादा हो जाएगा IE2 से। तो सवाल क्या आता है, सवाल आता है मैग्नीज की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, मैग्नीज के प्रथम, देखो ऐसे मैग्नीज के प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीयक आयनन विभव की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि S2 पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे आयनन विभव के मान में वृद्धि हो जाती है। सवाल पूछ ले, मैग्नीज के तृतीय आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव से अधिक होता है, क्यों? क्योंकि तृतीय में ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालना होता है, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस कारण क्या होता है, इसके आयनन विभव का मान अधिक होता है। ठीक है बच्चों, एक केस और ले लेते हैं अपन जिंक का। देखो जिंक की बात करते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं IE1, तो यहां पर क्या आएगा Zn+। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d10 और 4s1। ठीक है, थोड़ा सा आगे अपन एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो विन्यास क्या होगा IE2, तो यहां पर क्या हो जाएगा जिंक+2। ठीक है ना। अब जिंक+2 आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3d10 4s0। अब कहानी समझ लो, मतलब ये कैसा है, सही है तो है अपना पूर्ण पूरित, और अपन जानते हैं जो पूर्ण पूरित विन्यास होता है एक्चुअली में वो कैसा होता है बच्चों, वो होता है स्टेबल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा। इसलिए जिंक की, तो अपन बोल सकते हैं जिंक की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से, प्रथम आयनन एंथैल्पी से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा किसका होगा, मतलब ज़्यादा देखना तो आपके द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा और इसका IE1 का ज़्यादा होगा।
आई होप मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई। तो बच्चों ये हो गए आपके आयनन विभव के क्वेश्चंस। क्या बोला? द्वितीय का आयनन विभव का मान कम होगा ना किससे? प्रथम से, क्योंकि आप स्टेबल है, आप स्टेबल नहीं है। तो बच्चों ये अपने प्रथम संक्रमण श्रेणी जो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक थे, उन डी ब्लॉकों के अपन ने कुछ क्वेश्चन करें। सबसे पहले आज की क्लास में हमने आयनन विभव की डेफिनेशन सीखी है, फिर हमने सीखा है एक्चुअली में आवर्त में और वर्ग में क्या होता है, फिर अपन ने सीखा है कि एक्चुअली में संक्रमण तत्वों में आयनन विभव का क्या इफेक्ट होता है। और मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप इजीली अपनी लैंग्वेज लिख लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।